ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 3। सॉरी फॉर द टाइम लैप्स। तो यहाँ पर वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। आगे हमारे पास बाय पुटिंग I इज इक्वल टू 1 वी आर गोइंग टू वर्क फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, राइट। I की जगह 1 रखा, 4 + 1/4। व्हाट इज द रिजल्ट? आप लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया होगा इतनी देर में। रिजल्ट है 1.2 फिफ्थ वैल्यू। देखिए बाय जजमेंट आप निकाल सकते हैं 1.2 फिफ्थ वैल्यू क्या हो, कौन सी होगी। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू। इन बिटवीन हियर वी आर हैविंग 1.5 वैल्यू। अब इस माउस के पॉइंटर के ऊपर नजर रखें आप। 1.5 वैल्यू क्या होगी वो? 2 और 2.5 के दरमियान 2.25। गुड, जबरदस्त, 2.25 है यहाँ। अच्छा, यहाँ 2.25 और यहाँ 2 फर्दर इसके बीच में आ जाए, वो 0.25 वैल्यू हो जाएगी 2.125। तो Q1 इज इक्वल टू 2.125। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जजमेंट से नहीं, हमें फॉर्मूले से बताएं, तो बिल्कुल देयर इज अ फार्मूला अवेलेबल टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए आप, ये जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है, इसका मेंटीसा 1 है, इसी रिस्पेक्ट से मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू, वो तो शामिल होगी ही होगी। उसके बाद जो भी फ्रैक्शन आया है वो फ्रैक्शन यहाँ रख देंगे, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का डिफरेंस, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे, तब भी हमारे पास वही जजमेंट वाला आंसर 2.125 आ जाएगा। देखिए क्या मैंने सही सही वैल्यूज रखी है। देखें, फर्स्ट वैल्यू इज 2, बिल्कुल 2 है। फिर 0.25 फ्रैक्शन है, बिल्कुल लिख दिया। सेकंड वैल्यू क्या है? 2.5 माइनस फर्स्ट वैल्यू इज 2। 2.5 माइनस 2 का आंसर जो आया उसे 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.125। इसी तरह सेकेंड क्वार्टाइल मालूम करें आप लोग। इन ऑर्डर टू वही ट्रीटमेंट, सॉर्टेड डेटा मौजूद है। इन ऑर्डर टू गेट द सेकेंड क्वार्टाइल वैल्यू वी हैव टू पुट I इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1/4 इज इक्वल टू 2.5 वैल्यू। 2.5 वैल्यू का मतलब सेकेंड और थर्ड वैल्यू के बीच में ये है ना 2.5। तो 2.5 और 3 के दरमियान में क्या होगा आपके ख्याल में? 2.75, राइट, ऐसा ही है। चलिए देखते हैं आता है या नहीं आता। क्या है? सेकेंड वैल्यू प्लस 0.5 टाइम्स थर्ड माइनस सेकेंड, राइट। ये वैल्यूज को रखें यहाँ पर, तो वैल्यूज को पुट कर देंगे आप, यू कैन गेट द सेम आंसर। जजमेंट से भी निकाल सकते हैं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन है तो जजमेंट पे आ जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है तो आप इस फॉर्मूले को, इस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जिन लोगों को अभी भी अनक्लियर है वो Q3 के लिए कर लें काम। आप चाहें तो मेरी वीडियो पॉज करें और उसके बाद खुद काम करके देखें, और यकीनन आप लोग ये कैलकुलेट कर चुके होंगे। 3.7 फिफ्थ वैल्यू, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ वैल्यू के दरमियान यहाँ कहीं मौजूद है, तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू, ये आंसर क्या आएगा। मैं वही आंसर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। Q3 is equals to 3 plus 0.75 times 5 minus 3 is equals to 4.5. 3 quartile values has been obtained along with the minimum and the maximum value. जब हमारे पास 5 नंबर समरी की वैल्यूज आ जाती हैं, तो now we are in the position to plot the box diagram, right? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहलाता है वो, इंट्रोड्यूस बाय सर जॉन वाइल्डर टुकी। आई एम सॉरी, पिछले पार्ट में मैं नाम भूल गया था तो थोड़ी देर से मुझे नाम याद आया। सर जॉन वाइल्डर टुकी, ग्रेट स्टैटिस्टिशियन ही वाज, अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ हिम, और बहुत सारे करोड़ों फैंस होंगे उनके, और उनका वे ऑफ जो टीचिंग था और जो अंदाज था मुझे वो बहुत पसंद है। देखिए उन्होंने इस तरह से बॉक्स प्लॉट बनाया। अब ये बॉक्स प्लॉट की जो विड्थ है ना, ये आपके कंट्रोल में है, आप चाहें तो इसे ज़्यादा कर दें, चाहें तो कम कर दें, बट द लेंथ ऑफ द बॉक्स प्लॉट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। जिस तरह का डेटा होगा वैसे ही बॉक्स प्लॉट की लेंथ बनाएगा। इसमें लोकेट करें कौन कौन सी वैल्यूज है 5 नंबर समरी की, सबसे पहले चेक करें। मिनिमम 2 था, देखिए 2 से ये स्टार्ट हुआ और एक लाइन बन के इस बॉक्स पे टच हो गई। अब ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स दरअसल Q1 जो भी वैल्यू आई थी 2.125, उसके बाद 2.75 आई थी Q2 की वैल्यू, उसके ऊपर स्प्लिट हुआ, और जहाँ पर ये एंड होगा वो Q3 होगा, और उसके बाद फाइनली जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस ट्रीटमेंट की वो एक लाइन के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। दीज लाइंस आर सेड टू बी द विस्कर्स। ये लाइंस जो हैं ये विस्कर्स कहलाते हैं। तो पहला बॉक्स प्लॉट मैंने आपको बना के दिखा दिया। नाउ इट इज माय रिक्वेस्ट टू मेक 3 more box plot to assess
द ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर विजुअली। हम विजुअलाइजेशन के जरिए देखना चाह रहे हैं कौन सी ट्रीटमेंट सिग्निफाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटेशन में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको इस क्लास वर्क में आसानी कर देता हूं। मैं आपको ये सारी की सारी 5 नंबर समरी इन चारों ट्रीटमेंट्स की प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसके बाद आप ये करेंगे, मेरी वीडियो को आप करें पॉज, सुकून के साथ 4 अदद बॉक्स प्लॉट एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं आपने, और उसके बाद एक ही ग्राफ पेपर पे, ताकि एक कंपैरिजन हो जाए। इस वक्त तो ए प्लॉट हुआ था ना, अब आपको ए के थोड़ी फासले के बाद बी, उसके फासले के बाद सी और डी को प्लॉट करना है। अब मिनिमम कैसे लेना है, इन सब का मिनिमम, ये मिनिमम होगा स्केल आपका। मैक्सिमम किसका लेना है, इन सब का मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लेना होगा। 1 से लेके 11 तक आप स्केल कर दें और उसके बाद आप इसको बना दें। नाउ आई होप कि आप लोगों ने ये बॉक्स प्लॉट जो है ऑब्टेन कर लिए होंगे। तो ये ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर आ गया है आपके पास। जो ट्रीटमेंट्स लिखी हुई नजर आ रही थी, अब वही ट्रीटमेंट्स बनी हुई नजर आ रही हैं। इलस्ट्रेशन का फायदा ये होता है कि मैपिंग, और इंसान जो है ना वो फिगर्स याद रखने में इतना मोहतात नहीं होता, लेकिन वो शक्लें याद रखता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, आप कहें फला नोमान को जानते हो, कहते हैं कौन नोमान, जरा अपने फ़ोन पर उसकी तस्वीर दिखाओ, मुझे याद आ जाएगा। होता है ऐसा, नाम से भूल जाते हैं लेकिन शक्ल से याद रहता है। इसी तरह फिल्म को भी स्टोरी से याद रखते हैं, फिल्म को नाम से भूल जाते हैं लोग। कुछ लोग नंबर्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनकी जहन में मैपिंग इतनी बेहतरीन होती है कि वो देखकर अंदाज़ा कर लेते हैं। अब आप देखें, एक आपके सामने सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हाजिर है। क्या लिखेंगे आप, आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल 4 ट्रीटमेंट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो ऑब्जर्व हो गया, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रीटमेंट्स ऊंची नीची हैं, ये एक लेवल में नहीं है। यानी ये ग्रुप जो था ना 4 लोगों का, इस ग्रुप में सारे के सारे एक जैसे नहीं है, बल्कि इनमें से एक मेंबर जो है वो डोमिनेंट है। यही बात शुरू में बताई थी मैंने, ये देखें पता चल गई। जिस जाता तस जान लियाते हो रूबे जुल मोरनी, वो जो बात मैंने की थी। सब कहाँ कुछ लाला हो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिना हो गई। गालिब ने कहा था ये। इसमें से कौन सी सिग्निफाई कर रही है, सी। यकीनन आप जो है वो अपने आसपास के किसानों को भी सी का मशवरा देंगे कि भाई सी परचेज कर लो, और डी बिल्कुल परचेज नहीं करना, क्योंकि इस जमीन को सूट नहीं कर रही है बड़ी फर्टिलाइजर। ए और बी जो है उनके इफेक्ट कमोबेश एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब इसको फर्दर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस कि अगर सी ब्लैक में मिल रही हो या बहुत महंगी हो, या ये मिले ही ना, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे बताएं डी तो यूज नहीं करेंगे ना, ए और बी में से कौन सी सिलेक्ट करेंगे। यकीनन आपने कहा बी, बिल्कुल, क्योंकि 19-20 का फर्क, कोई कहता है 19-20 का फर्क। साथ साथ ये जो बी है, जो लोग बॉक्स प्लॉट को जानते हैं वो जाके देख सकते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब ये इतनी बहस है मैं नहीं पढ़ूंगा। जब Q2 Q1 के करीब होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, जब Q2 Q3 के करीब होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है। एज फार एज यील्ड इज कंसर्न, तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा यील्ड ज्यादा बार आ रही है, इसमें कम यील्ड कम बार आ रही है, इसमें कम यील्ड ज्यादा बार आ रही है, इसमें ज्यादा यील्ड ज्यादा बार आ रही है, तो यकीनन हम बी को इसलिए सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगेन एज आई हैव टोल्ड यू कि हर बार डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इनफ नहीं होता। हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से ऑर्नामेंट तो कर सकते हैं हम अपनी रिसर्च को, but in order to make our research a research in proper manner, we have to add some inferential algorithms as well। तो इसके बाद वाली वीडियो के अंदर मैं अब आपको इसका इन्फेरेंशियल वर्जन जो है वो देने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक अगर आपने कर दिया है तो इसको आप फर्दर कोई भी टेस्ट डेटा हो तो उस पर आप अप्लाई करके और किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बॉक्स प्लॉट ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं यूजुअली SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस है, इसके थ्रू बॉक्स प्लॉट बनाता हूँ। इस वक्त जो एक्सेल का नया वर्जन आया है कहीं ना कहीं वो भी बॉक्स प्लॉट कर देता है, लेकिन ये कि बेहतर ये कि आप इसको एक दफ़ा मैनुअली कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह अगले वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इन्फेरेंशियल टेस्ट क्या होगा।